गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बेटा आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में प्रशंसा, उल्लास, खुशियाँ, है ना, उन्नति, प्रगति लेके आए बेटा। ये सबसे पहले अपने नव वर्ष के अंदर आप नए, है ना, उन्नति की ऊंचाइयों को बड़ा प्राप्त करो, पहुंचो उसके ऊपर। ये सब मंगल कामनाओं के साथ अपन अपना जो टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन अपना टॉपिक ले रहे हैं, वो है आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्योंट कर्व या प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। यदि तीनों के बारे में पूछा जाए तो एक ही बात बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आइसो का मतलब बेटा उसके अंदर है, इसका मतलब है समान, है ना। जैसे आइसो प्रोडक्ट कर्व यानी समान उत्पादन कर्व। आइसो काउंट है वो भी बेटा सेम ही है, काउंट का मतलब क्वांटिटी से बना हुआ इसके अंदर। और प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व के अंदर अपने इससे पहले यूटिलिटी का टॉपिक किया था बेटा। यूटिलिटी के अंदर भी इन डिफरेंस कर्व आता है। इन डिफरेंस कर्व के अंदर ये बताया जाता है कि जो ह्यूमन है उसकी बेटा जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, और जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उनके संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो वो सीमित संसाधनों को अपनी, है ना, सेटिस्फेक्शन के ऊपर इस प्रकार से बड़ा एक्सपेंड करता है कि उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। इसके लिए अपन उसको डिस्कस किया था इससे पहले की क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर यदि वो अपने एक गुड्स की क्वांटिटी को यदि इंक्रीज करता है तो दूसरी क्वांटिटी को उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो वांट्स है बेटा वो तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है उसके अंदर। तो ये सब अपने इसके अंदर डिस्कस किया था। आज अपन जो ले रहे हैं बेटा वो अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले अपने प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस किया था। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म रिलेशन जो दिखाता है वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा अपन ने उसको एनालिसिस किया था। और जो दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन है वो लॉन्ग टर्म होता है, जिसके अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के द्वारा अपन ने बड़ा उसको एनालिसिस किया था। ये अपने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज अपन इसका एक नया जो पार्ट है वो ले रहे हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, समान उत्पादन मात्रा वक्र। इसका मीन क्या है कि देखिए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस, उसमें ये बताया है कि यदि आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो शॉर्ट पीरियड के अंदर ओनली आप वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, जो अपने परिवर्तनशील संसाधन है, उनको ही बढ़ाकर अपने उत्पादन को अतिरिक्त कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड था बेटा इसके अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये बताता है कि एक ऐसा लॉन्ग पीरियड जिसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, यानी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल। यानी अगर आप प्रोडक्शन को चाहे किसी भी स्केल तक इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो अपने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर अपन ने डिस्कस किया। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं बेटा उस टॉपिक के अंदर क्या है, आइसो प्रोडक्ट, आइसो क्योंट कर्व का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए आप दो वेरिएबल्स अपन इसके अंदर लेंगे। जो वेरिएबल अपन लेंगे वो बेटा अपने आप में वेरिएबल है, यानी उसके अंदर परिवर्तन संभव है। और उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, समान मात्रा यानी उत्पादन की जो, है ना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं वो यदि एक फैक्टर को यदि अपन इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर उसमें कमी करनी पड़ेगी। कमी करने का कारण वही है जो इंडिफरेंस के अंदर है, क्योंकि अपने रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अपने को प्रोडक्शन प्राप्त करना है। तो इसके अंदर अपन दो वेरिएबल जो फैक्टर लेते हैं उसके अंदर एक तो बड़ा कैपिटल है ना, और एक इसके अंदर लेबर। यदि आप कैपिटल को इंक्रीज करते हो तो आपको लेबर की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है,
यदि आप लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो आपको कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन होने वाला जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो क्या रहेगा, समान रहेगा, समान उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज इसके अंदर बताइए कि यदि देखिए बेटा, आज अपन देखें कि अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का, हाईवे वगैरह बनते हैं, या कोई ब्रिज वगैरह, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो, उसके अंदर जो मशीन्स हैं उनका ज़्यादा यूज होने लगा, यानी एज ए कैपिटल अपन मान सकते हैं। और उसका इफेक्ट अगर अपन देख रहे हैं कि पहले जितनी लेबरर की रिक्वायरमेंट थी, जितने लेबर चाहिए होते था, वो अपने को आज नहीं चाहिए। उसके अंदर लेबरर्स है वो कम दिखने को मिलते हैं, है ना, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उसके अंदर मशीनें काम कर रही होती हैं। तो इसलिए वही सेम चीज़ है कि उसके अंदर काम तो सेम हो रहा है, प्रोडक्शन सेम हो रहा है, लेकिन यदि आपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया तो लेबरर्स की कटौती करनी पड़ेगी, उसकी कम संख्या को कम करना पड़ेगा। यदि लेबरर्स अगर आपने ज़्यादा लगा रखे हैं तो आपको मशीनें वगैरह वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब इनके अपन रेशियो बड़ा चेंज करते हैं, इनके परिवर्तन करते हैं, तो इसका जो रेशियो चेंज होता है, जो इसमें परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। MRTS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ये इसके अंदर इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर एक में यदि वृद्धि होती है तो दूसरे के अंदर, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपने को कमी करनी पड़ती है। इसको बड़ा अपन एक डायग्राम से अपने इसको दिखा सकते हैं। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर अपन सेम प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर ये अपना डायग्राम है। आइसो प्रोडक्ट के लिए अपने पहला जो कॉलम लिया है वो इसके अंदर है कॉम्बिनेशन। अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग इसके अंदर प्रोडक्शन की यूनिट्स है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसकी यूनिट है। प्रोडक्शन सेम इक्वल हो रहा है, और ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर अपने ए, बी, सी, डी और ई अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए बड़ो। सबसे पहले फैक्टर के अंदर अपने ले रखा है कि कैपिटल की 20 यूनिट और लेबर की अपने को इसके अंदर 1 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन हो रहा है कितना, 500। अब इसके अंदर प्रतिस्थापन की दर अभी कुछ नहीं होगी, क्योंकि अपने इसमें कुछ चेंज नहीं किए, इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो नील है, क्योंकि अपना जो प्रोडक्शन का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अपने क्या किया, बी कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपिटल है उसकी यूनिट को 20 से डिक्रीज करके कितना कर दिया बेटा, 14, और अपने जो लेबर है उसकी यूनिट को, इसको अपने डिक्रीज किया, इसको इंक्रीज कर दिया, अपने इसकी यूनिट को कितना कर दिया, 2। प्रोडक्शन सेम प्रोडक्शन हो रहा है अपने को 500 का, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी बेटा, 6:1 हो गई, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6, और इसमें कितना चेंज आया, 1। तो 6 और 1 का जो इसका टेक्निकल जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की रेट है वो अपनी इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सी कॉम्बिनेशन के ऊपर अपने कैपिटल है उसको फिर डिक्रीज करके 10 कर दिया, लेबर की फिर 1 यूनिट इंक्रीज करके कर दी कितनी, 3। प्रोडक्शन वही सेम अपने को 500 यूनिट का हो रहा है, और जो मार्जिनल टेक्निकल जो इसके अंदर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बड़ा इसके अंदर कितनी होगी, 6 और 1 से डिक्रीज होगी 4 और 1 हो गई, यानी 4 कैपिटल के लिए और 1 वो लेबर के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया इसको, ये 4 हो गई, रेट कितनी होगी, 2 और 1, प्रोडक्शन सेम हो रहा है। फिर उसके बाद में कैपिटल को फिर डिक्रीज किए, ये 7 हो गई, और ये कितनी होगी, 5। इसकी मार्जिनल टेक्निकल जो रेट है वो बड़ा 1 और 1 होगी इसके अंदर। ये अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग अलग देखा है कि यदि अपन एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे फैक्टर को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और आपस के अंदर ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है उसके अंदर उत्पादन की सेम यूनिट्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये तो इसके टेबल के द्वारा बड़ा इसको, अब इसको अपन डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर, ये ओ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये बड़ा इसका वाई। यहाँ पे इसके अंदर अपन ले लेते हैं, जैसे कैपिटल है, एक्स के ऊपर कैपिटल लिया अपन ने,
और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसकी लेबर की तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद जो कैपिटल है, कैपिटल के लिए बड़ा इसका पैरामीटर अपन लेते हैं 4 का पैरामीटर ले सकते हैं। इसके अंदर अपन 4 8 12 16 20 25 24 8 12 16 20 24 20। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बेटा इसके अंदर यदि अपन ने कैपिटल की 20 यूनिट है तो लेबर की कितनी यूनिट है 1 यूनिट। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो उसके बाद जो सेकंड वर्ड अपन ने लेबर की यूनिट है वो इंक्रीज करके कर दी 2 और ये कितनी होगी 14। थर्ड इसके अंदर यूनिट फिर इंक्रीज की अपन ने, यूनिट इंक्रीज करने के कारण ये 3 हो गई और ये कितना हो गया बेटा डिक्रीज हो गया 10 हो गया। जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद में लेबर की फिर 4 यूनिट और ये कितनी आ रही है 8 यूनिट। और लास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर है यदि इसकी 5 कर देते हैं तो इसकी कितनी हो जाती है 7। इसका लास्ट कॉम्बिनेशन। इससे बड़ा अपन एक कर्व बनाएंगे जो क्या कहलाएगा अपना आईपीसी कर्व होगा। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन की यूनिट है वो कितनी है 500 यूनिट है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी, ये सी, ये डी, इसका और इसके ऊपर अपना कितना प्रोडक्शन हो रहा है 500, यानी प्रत्येक कॉम्बिनेशन के ऊपर अपने को 500 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो फैक्टर लिए उसके अंदर 2 फैक्टर प्रोडक्शन के अपन ने लिए, 2 वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, यानी आपस में उसको प्रतिस्थापन किया जा सकता है और उनको प्रतिस्थापन करके अपन सेम जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो प्राप्त कर रहे हैं बेटा, जिसको अपन ने इस टेबल के द्वारा और इस डायग्राम के द्वारा इसको अपन ने एक्सप्लेन किए इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो अपन ले रहे हैं इसके अंदर। assumptions ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। कुछ आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है बेटा, जिसके अंदर पहला दे रखे है इसके अंदर while drawing आइसो प्रोडक्ट कर्व it is assumed that only 2 factors are being utilized for production of commodity। यानी सबसे पहले इसका एजम्पशन ये है कि जब अपन आइसो प्रोडक्ट कर्व बना रहे हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व को अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज मान के चलता है कि प्रोडक्शन के लिए ओनली 2 फैक्टर्स हैं उनको अपन यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर दोनों ही फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं, आपस में प्रतिस्थापित होते हैं। सेकंड इसका एजम्पशन है उसके अंदर ये है कि द टेक्निकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन गिवन विच आर स्टैटिक। यानी जो टेक्निकल जो इसके अंदर कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन है, जिस टेक्निक का या जिस टेक्नोलॉजी का अपन यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो क्या रहती है स्टैटिक रहती है, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहती है। उसके बाद ये थर्ड जो इसका एजम्पशन है वो है बेटा इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इन स्मॉल यूनिट्स, यानी उनके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एंड with this assumption alone we are able to draw flat iso product curve। यानी उसको छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर विभाजन करने का, उसको बांटने का एक ही पर्पज है कि अपन जो आइसो प्रोडक्ट है वो हर कॉम्बिनेशन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं।
सब्सटीट्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल, है ना, टू ए सर्टेन लिमिट, यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, उसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, वो एक लिमिट तक है, अनलिमिटेड तक नहीं हो सकता। इसके अंदर ये कुछ एजम्पशन से बड़ा इसके अंदर मान के चलते हैं। पहला, इसके अंदर दो जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर है वो टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल जो कंडीशन है वो रिमेन सेम रहती है इसके अंदर। थर्ड, इसके अंदर है जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनको छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर अपन डिविजिबल कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सब्सटीट्यूशन है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक ही पॉसिबल है, उसके बाद में जो उसका सब्सटीट्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इसकी एजम्पशंस भी इसमें अपन लिख सकते हैं। कई बार एजम्पशन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी मान्यताएं इसके अंदर ली जाती है, तो इसके अंदर बड़ा ये 4 मान्यताएं इसके अंदर ली है। अब उसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसकी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बड़ा अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन ले रहे हैं इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। देखिए बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व के अंदर पहला पॉइंट है इसके अंदर, आइसो प्रोडक्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, यानी जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसका जो स्लोप है वो बड़ा डाउनवर्ड राइट की साइड होता है। जैसे अगर अपन आइसो प्रोडक्ट कर्व बनाते हैं तो इसका जो स्लोप है बड़ा ये इस तरह से होता है। इसका कारण देखिए कि आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसका जो डाउनवर्ड स्लोप है वो राइट साइड होने का कारण ये है कि इसके अंदर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपन प्रोडक्शन के अंदर बड़ा यूटिलाइज करते हैं। और इसके अंदर ये बताया है कि यदि आप एक फैक्टर को यदि इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरे फैक्टर को डिक्रीज करना पड़ेगा। यदि आप दूसरे फैक्टर को डिक्रीज नहीं करते हो तो पहले फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो मेन रीजन है वो इसके अंदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होते हैं। इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उसको अपन इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो डाउनवर्ड स्लोप है वो राइट वे होता है, क्योंकि एक प्रोडक्शन फैक्टर को इंक्रीज किया तो दूसरे फैक्टर को अपन क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, कौन सी साइड में, राइट साइड के अंदर। ठीक है। सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसके अंदर है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक हाई आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट लार्ज आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो जितना ऊंचाई के ऊपर होगा, जितनी हायर होगा, उतना ही प्रोडक्शन क्वांटिटी को ज्यादा इंक्रीज क्वांटिटी को डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। जैसे बड़े इसके अंदर अपने एक आइसो प्रोडक्ट कर्व बनाया, इसके अंदर फर्स्ट आइसो प्रोडक्ट आईपीसी वो अपना है। अब ये क्या है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 है। यदि आपने जैसे अपने यहाँ पे एक लेबर मान लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए अपनी कैपिटल मान लिया, इसके अंदर बड़ा यहाँ पे अपन लेबर या कैपिटल ले सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए अपने कैपिटल की क्वांटिटी मान लीजिए इंक्रीज की, इसके अंदर मान लीजिए मानते कितना अपनी, यदि आपने लेबर की कैपिटल भी इंक्रीज कर दिया और लेबर भी इंक्रीज कर दिया तो आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व ये बनेगा। तो ये आईपीसी है वो 200 यूनिट को शो करेगा। फिर उसके बाद में आपने और इंक्रीज कर दिया तो आईपीसी है वो 300, फिर और इंक्रीज कर दिया तो आईपीसी है वो 400। तो मतलब ये जितना हायर आईपीसी होगा, आइसो प्रोडक्ट कर्व होगा, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा इसके अंदर शो करेगा, यानी आप उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा इसके अंदर बना रहे हो, इसके अंदर ये शो करता है। जितना है ना कम होगा, लोअर होगा, वो बड़ा कम क्वांटिटी, और जितना हायर होगा वो हायर क्वांटिटी को शो करता है। सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर अपन इसको ले सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज अपन ले रहे हैं इसके अंदर नो आइसो प्रोडक्ट कर्व टच और कट ईच अदर, मतलब कोई भी आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो किसी भी आईपीसी कर्व को एक दूसरे को कट या टच नहीं कर सकते। जैसे बड़ा ये अपना आईपीसी है 1 है और मान लीजिए इसको आईपीसी कट करता हुआ सेकंड निकल रहा है, इसकी कभी भी कंडीशन आपको नहीं मिलेगी।
क्योंकि यदि ये एक दूसरे को टच करते हैं या कट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हायर जो प्रोडक्शन वाला है वो भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी आईपीसी कर्व है, कोई भी आइसो प्रोडक्ट कर्व है, वो एक दूसरे को आपस में कट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से बड़ा ये सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, जैसे अपने इस वे में दिखाया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बड़ा कट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि टच और कट यदि करते हैं तो इसके अंदर ये माना जाता है कि सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सेम प्रोडक्शन बड़ा इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि तो प्रोडक्शन है उसका लेवल है आईपीसीसी के अंदर, हर आईपीसी का अलग लेवल ऑफ होता है, हायर का हायर और लोअर का लो प्रोडक्शन लेवल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो अपन आइसो प्रोडक्ट कर्व बना रहे हैं इसके अंदर जितने भी जैसे आइसो प्रोडक्ट कर्व बनाया अपन ने, ये ओ, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर जैसे ये आइसो प्रोडक्ट कर्व अपना आईपीसी फर्स्ट है। अब जरूरी नहीं है कि दूसरा जो आईपीसी है वो सेम इसी वे इसी टाइप का हो, है ना, वो बड़ा किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये आईपीसी सेकंड हो गया, थर्ड है वो इस वे में भी हो सकता है, आईपीसी थर्ड, फोर्थ है वो आईपीसी फोर्थ हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम सेम शेप लिए हो, अलग अलग शेप के अंदर हो सकते हैं, पैरेलल होना बड़ा इसके लिए जरूरी नहीं होता है। इसके लिए ये लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, ये इसकी होती है, लेकिन पैरेलल होना इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी कोई प्रॉपर्टीज का पार्ट नहीं है। तो इसका जो फोर्थ है वो इसके अंदर पैरेलल नहीं हो सकते एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के जैसे। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना नेक्स्ट इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट, यानी इसके अंदर जो ओरिजिन पॉइंट है उसके अंदर ये कॉन्वेक्स होता है, बड़ा इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट कर्व है इस शेप के अंदर होता है, इस जीरो के अंदर जितना ये है ना अंदर की साइड होता है ये आईपीसी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की दर के कारण इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर जो सिक्स्थ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अपनी नो आइसो प्रोडक्ट कर्व टच एनी एक्सिस, कोई भी आइसो प्रोडक्ट है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, यानी इसके दो एक्सिस होते हैं बेटा, है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होते हैं, ये किसी भी को भी टच नहीं करता है। कारण कि इसके अंदर यदि इसको टच करता है या इसको टच करता है तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्शन के अंदर एक फैक्टर है उसका तो 100% है, उसको यूज किया जाता है कमोडिटी के प्रोडक्शन के अंदर, और एक फैक्टर है उसको यूज नहीं किया जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर आईपीसी के अंदर किसी भी जो आईपीसी है वो ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट लिए अपन ने, जिसके अंदर ये अगर आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में पूछा जाता है या आइसो प्रोडक्ट कर्व की यदि डेफिनेशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो उसके अंदर अपन बता सकते हैं। सबसे पहले आइसो प्रोडक्ट कर्व का मीनिंग इसके अंदर अपन ने लिया था, इसके अंदर बताया था कि प्रोडक्शन को करने के लिए दो फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर जो एनालिसिस किया जाता है वो तो किया जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा, और लॉन्ग टर्म को एनालिसिस किया जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के द्वारा। अब अपन इसका जो नेक्स्ट लिया इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व के अंदर आपको बताया कि इसके अंदर जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसके अंदर दो फैक्टर और उसके अंदर प्रोडक्शन उसको यूज किया जाता है, और उस फैक्टर के द्वारा जो प्रोडक्शन है उसको एक कोई फैक्टर यदि बढ़ाया जाता है तो दूसरे फैक्टर को अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी को, क्योंकि अपने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा वो अपने को सेम प्रोडक्शन प्राप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर अप्लीकेबल होती है। तो इसका मीनिंग टेबल डायग्राम और उसके कुछ एजम्पशंस अपने लिए, उसके बाद में लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने बड़ा इसमें डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बड़ा इतना। ओके।